प्यारे विद्यार्थियों, रटा तो भूल गया और समझा तो सीख गया। तो आप क्या पसंद करेंगे, रटना या समझना? तो हमारे प्यारे सभी विद्यार्थी समझ करके सीखना पसंद करेंगे बेशक। तो आज के वीडियो में मैं अनिल प्यासी आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान की जो न्यू प्रश्न बैंक है उसके 2 अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक बहुत ही आसान विधि से लेकर के आया हूँ। विद्यार्थियों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस वर्ष की परीक्षा में 2-2 नंबर वाले 10 प्रश्न यानी कि कुल 20 अंकों के प्रश्न आने हैं विद्यार्थियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आज का वीडियो, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप के पूरे वीडियो बना करके हमने आप तक पहुंचा ही दिए हैं, वहां से 20 नंबर आपके पक्के हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक है, तो देख लीजिएगा। इस तरीके से कुल मिलाकर के आपके यहाँ 40 अंक पक्के हो गए। और जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके भी वीडियो आप तक पहले से ही पहुंचा दिए गए हैं, आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम ये उम्मीद करते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारे सभी प्यारे विद्यार्थी इस वर्ष 90 की लाइन में अर्थात 90 अंक से ऊपर ही लेकर के आएंगे, तो बहुत हमें खुशी होगी। आप भी अपने से वादा कीजिए और हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम आपका पूरा साथ देंगे। आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत जा रही हो आप निसंकोच लिखिएगा, हम ज़रूर आप तक उसका जो यथोचित हल होगा आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में देखते हैं सबसे पहले यूनिट 2 अध्याय 3 धारा विद्युत। विद्यार्थियों, यहाँ से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के प्रश्न आना है। और अध्याय 1 स्थिर विद्युत और अध्याय 2 धारा विद्युत और विभव वाले पाठ से 2 नंबर के प्रश्न नहीं आना है, इसलिए अध्याय 3 से शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न पहला, ओम का नियम लिखिए। तो विद्यार्थियों, ओम का नियम बहुत सरल है, आप जानते हैं, फिर भी रिवीजन करा देते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि V अनुक्रमानुपाती हुआ I के अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा, नियतांक आएगा R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। विद्यार्थियों, ओम के नियम की 2 सीमाएं भी होती हैं। पहला, ओम का नियम केवल धातु चालकों पर सत्य होता है, और दूसरा, चालक की भौतिक अवस्था ताप, लंबाई इत्यादि नहीं बदलना चाहिए। तो 2 सीमाएं होती हैं। दूसरा प्रश्न, विद्युत सेल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को विद्युत सेल कहते हैं। सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, और द्वितीयक सेल, इन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं शुष्क सेल। शुष्क सेल यानी कौन, घड़ी में जो डलते वो सेल, टार्च इत्यादि में जो सेल डलते हैं ना, निप्पो एवर रेडी वगैरह के, है ना, तो वो कौन से सेल है, शुष्क सेल है। लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, साधारण वोल्टी सेल, ये सब प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। और द्वितीयक सेल, इन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। इसका उदाहरण है सीसा संचायक सेल, ठीक है। यह नी फे सेल, इसको एडिशन सेल के नाम से अपन जानते हैं। नी फे सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो नी Ni, नी यानी कि निकल, और Fe यानी आयरन, तो निकल और आयरन के इलेक्ट्रोड होते हैं, इसलिए नी फे सेल भी इसको कहते हैं। तो सेल 2 प्रकार की हुई, आपने समझ लिए। प्राथमिक सेल में एक विशेषता और होती कि इसमें होने वाली अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती क्योंकि एक ही दिशा में होती है, और द्वितीयक सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है क्योंकि इन्हें चार्ज भी किया जा सकता है और इनसे धारा ली भी जा सकती है, यानी डिस्चार्ज भी होते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों होती है, ठीक है। प्रश्न 3, ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध क्या है, उदाहरण दे करके समझाइए। तो ओमी प्रतिरोध
तो जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इनमें एक विशेषता होती है कि V और I के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो एक क्या होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी ऐसी। ठीक है, और इसका उदाहरण है सभी धातुएं जैसे तांबा, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, एल्यूमिनियम, पारा आदि। ठीक है, अब अनोमीय प्रतिरोध, जो पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करते तो उनके प्रतिरोध को हम अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। इसमें V और I के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो क्या एक वक्र रेखा प्राप्त होगी, कुछ इस तरीके से रेखा प्राप्त होगी। तो अनोमीय प्रतिरोध के उदाहरण देखें, अर्धचालक, डायोड, अभी चर्चा ही हो रही थी डायोड की, पीएन संधि डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, द्रव अपघट्य इत्यादि। ठीक है, प्रश्न चौथा, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है, क्यों? तो उत्तर है विभवमापी शून्य विक्षेप पर आधारित है, अतः यह सेल का विद्युत वाहक बल मापते समय यह सेल से कोई धारा नहीं लेता है, जबकि वोल्टमीटर कुछ न कुछ धारा अवश्य लेता है। अतः विभवमापी द्वारा मापा गया विद्युत वाहक बल जो भी होगा वह वोल्टमीटर द्वारा मापे गए विद्युत वाहक बल की तुलना में अधिक यथार्थ होगा। इसके अलावा रीडिंग लेने की भी समस्या नहीं होती, क्योंकि शून्य विक्षेप पर संकेतक एकदम सीधे में होता है। इस कारणों से विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है, इसके द्वारा मापा गया विद्युत वाहक बल अधिक यथार्थ होता है। प्रश्न पांचवा, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों होती है, क्यों हो जाती है? तो विद्यार्थियों, क्योंकि जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो इसकी बैटरी से अति प्रबल धारा ली जाती है, जिससे बैटरी का विभवांतर, ये जो सूत्र होता है V बराबर E माइनस आई आर, तो इस सूत्र के अनुसार थोड़ी सा एक क्षण के लिए घट जाता है तथा इसकी हेडलाइट की रोशनी कुछ मंद हो जाती है। और विद्यार्थियों, कुछ ऐसा ही कारण है कि घर में जब हम कुछ हाई वोल्टेज की कोई मशीन वगैरह चलाते हैं, जैसे हीटर वगैरह चालू करते हैं, तो कुछ क्षण के लिए लाइट डिम हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी ये जो सूत्र V बराबर E माइनस आई आर के अनुसार वहाँ पर वोल्टेज थोड़ी सा घट जाता है, क्योंकि घरों में जो उपकरण जुड़े होते हैं एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो सेम दोनों का आंसर सेम आएगा। देखते हैं यूनिट 3 अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। अध्याय 4 से 2-2 अंक के 3 प्रश्न अर्थात 6 अंक के प्रश्न विद्यार्थियों इस अध्याय से आएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से इसके प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह अध्याय। तो प्रश्न पहला है, उत्तर ध्रुवी ज्योति का क्या कारण है? तो विद्यार्थी पहले जाने लेते हैं कि ध्रुवी ज्योति होती क्या है। तो ध्रुवों के पास आकाश में, यानी पृथ्वी के ध्रुवों के पास आकाश में दिखाई देने वाले सुंदर और रंग बिरंगे प्रकाश को ध्रुवी ज्योति कहते हैं। उत्तर ध्रुव के पास दिखाई देने वाली ज्योति यानी प्रकाश को उत्तर ध्रुवी एवं दक्षिण ध्रुव के पास दिखाई देने वाले प्रकाश को दक्षिण ध्रुवी ज्योति कहा जाता है। अब जाने लेते हैं कारण। तो सूर्य से सौर वायु यानी सौर पवन लगातार बहते रहते हैं, और सौर पवन से निकलने वाले आवेशित कण यानी सौर पवन में आवेशित कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनकी एक धारा जैसी होती है, जो सूर्य से दूर लंबी पूंछ के रूप में पृथ्वी के कई हजार व्यास की बराबर दूरी तक फैली होती है। जब सौर पवन के आवेशित कण भूचुंबकीय ध्रुवों के पास आते हैं तो ये तेजी से ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं, और सौर पवन के कण वायुमंडल के परमाणुओं को आयनित कर देते हैं। जब ये आयन पुनः मिलते हैं तो अवशोषित ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जिससे रात के समय ध्रुवी ज्योति दिखाई देती है। आप इसको चित्र से कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर सौर पवन चल रही है, हमने उसका एक अंश यहाँ पर बनाया है, और सौर पवन में अब आवेशित कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि, तो ये बहुत ही लंबी पूंछ की तरह से निकलते हैं। और ये पृथ्वी है, तो जब सौर पवन
ध्रुवों के पास पहुंचती है तो ध्रुव उसको आकर पृथ्वी के ध्रुव उन आवेशित कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। ये देखिए इस तरफ ये आवेशित कण आने लगे, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि आने लगे। तो यहाँ पृथ्वी के चारों ओर क्या मिलेगा? वायुमंडल। तो ये आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित वायु कणों को क्या कर देते हैं? आयनित कर देते हैं। अब जब आयनित कर क्यों हुए? क्योंकि ये ऊर्जा का अवशोषण कर लिए थे। अब यही कण पुनः जब आपस मूल अवस्था में आएंगे तो जितनी ऊर्जा अवशोषित किए थे ना, वही अवशोषित ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलेगी। इसलिए यहाँ से ज्योति टाइप से ऐसे करके यहाँ से ध्रुवों के पास से दिखाई देगी, प्रकाश रंगीन प्रकाश टाइप से दिखाई देगा, यही ध्रुवीय ज्योति है। प्रश्न दूसरा, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। तो बायो-सेवर्ट का नियम, धारावाही चालक के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हेतु बायो तथा सेवर्ट ने एक नियम दिया जो इस प्रकार है। माना AB एक चालक तार है, ये AB एक चालक तार है, इसमें I धारा, ये I धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार का जो अल्पांश है हमने ये DL, ठीक है, ये DL से दर्शाया, तार का अल्पांश है DL। इस अल्पांश से ये R दूरी पर, इस अल्पांश से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर है ना, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? बिंदु P है। तो बिंदु P पर यहाँ पर अपन लिख भी दे, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है। तो dB कितनी होगी? तो पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती I के। दूसरा पॉइंट है चालक के अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है। कौन? dB, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती dl। तीसरा पॉइंट है अल्पांश एवं अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, ज्या यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। थोड़ी इसे आप समझ जाइए। अल्पांश यहाँ पर देखें, ये हो गया अल्पांश, और अल्पांश को यानी इसको बिंदु P से मिलाने वाली रेखा यानी ये हो गई, ठीक है। तो इसके और इसके बीच बना कोण यानी थीटा, ये इस कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब चौथा पॉइंट है अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी, यानी अल्पांश ये है, इससे बिंदु P के बीच की दूरी यानी ये R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊपर के तीनों पॉइंट अनुक्रमानुपाती थे और ये वाला पॉइंट वर्ग के, मतलब अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात dB व्युत्क्रमानुपाती R²। अब ये चारों पॉइंट को 1 2 3 ये चारों पॉइंट को संयुक्त कर देंगे तो ये देखिए क्रमशः लिख दीजिए आप, IDL साइन थीटा, ये लिख दिए IDL साइन थीटा। अनुक्रमानुपाती वाले भाग ऊपर और व्युत्क्रमानुपाती वाला भाग बटे में, ये R²। तो dB अनुक्रमानुपाती हो गए इतने के। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आएगा विद्यार्थियों के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान माध्यम एवं मापन की पद्धतियों पर निर्भर करता है। SI पद्धति में वायु निर्वात हो माध्यम तो इसके का मान हो जाता है μ0/4 पाई। तो dB बराबर बन जाएगा μ0/4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बटे R²। क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसलिए इसका मात्रक होगा टेस्ला, SI मात्रक होगा टेस्ला। तो विद्यार्थी ये हुआ बायो-सेवर्ट का नियम, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए। तीसरा प्रश्न, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। एम्पियर का नियम, तो किसी बंद वक्र के अनुदेश, बंद वक्र के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन उस वक्र के अंदर निहित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। इस सूत्र को आप ध्यान में रखेंगे तो पूरा नियम आसानी से लिख सकते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लेकिन यहाँ पर ये राउंड लगा हुआ है तो बंद वक्र बोल दें शुरू में, यानी किसी बंद वक्र के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये बना ना राउंड, तो इसलिए अपन बंद वक्र बोलेंगे। राउंड है पूरा बंद वक्र हो गया। तो किसी बंद वक्र के अनुदेश किसका समाकलन?
चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा समाकलन? देखिए समाकलन उस बंद वक्र के अंदर उपस्थित कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। ठीक है, तो यह म्यू जीरो क्या है? निर्वात की चुंबकनशीलता है। चौथा प्रश्न, लंबे धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। व्यंजक नहीं ज्ञात करना, सूत्र लिखना है। ठीक है, तो यदि लंबे धारावाही चालक तार की लंबाई L और तार में प्रवाहित धारा I है, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, अर्थात I और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा हो, तो तार पर लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती होगा BIL साइन थीटा। याद रखने के लिए आप बोल सकते हो अनुक्रमानुपाती होगा F अनुक्रमानुपाती होगा बिल साइन थीटा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा K, मापन की पद्धतियों पर निर्भर करता है और माध्यम पर, तो F बराबर हो जाएगा K बिल साइन थीटा। अब यहाँ पर ये देख लें कि यदि K का मान 1 हो जाए तो F बराबर क्या बचेगा? BIL साइन थीटा। तो इसको अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो I अदिश राशि है, I को बाहर लिख दिए तो L क्रॉस B यानी L क्रॉस B, तो क्या हो जाएगा? A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा, तो L क्रॉस B बराबर हो जाएगा LB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर N। इस पूरे प्रश्न को चित्र के माध्यम से कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल रेखाएं खींची हुई है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B हो गया ये, और यहाँ पर ये धारावाही चालक तार हो गया XY क्या हो गया? धारावाही चालक तार हो गया। इसमें X से Y की दिशा में ये I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I और ये चुंबकीय क्षेत्र B के बीच बन गया कोण थीटा, तो इस पर लगने वाला बल F होगा जो लंबवत कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो F का मान कितना होगा? F बराबर होगा F अनुक्रमानुपाती होगा BIL साइन थीटा के। ठीक है, तो ये हो गया। पांचवा प्रश्न, लंबे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र लिखिए। सूत्र का निगमन नहीं करना, सूत्र लिखना है। तो यदि अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, धारावाही चालक तार है, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार से लंबवत A दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होती म्यू जीरो 4 पाई इंटू 2I/A टेस्ला। छठवां प्रश्न, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र लिखिए। इसमें भी सूत्र का निगमन नहीं करना, सूत्र लिखना है। तो यदि धारावाही वृत्ताकार लूप की त्रिज्या R है तथा लूप में प्रवाहित धारा I है, तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर कितनी होगी? म्यू जीरो I/2R। SI पद्धति में मात्रक इसका टेस्ला होता है, जहाँ म्यू जीरो वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता है। और यदि लूप में कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो यहाँ पर n और लिख दिया जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा म्यू जीरो NI/2R टेस्ला। चित्र से आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ये AB हो गई एक तार जिसे मोड़ करके लूप बना दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हमने I धारा प्रवाहित की है, इसकी लूप की त्रिज्या R है, तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू जीरो I/2R टेस्ला होगा। और यहाँ पर अगर कुंडली मान लें और इसमें फेरों की संख्या n कर दें तो यहाँ पर n का और गुणा हो जाएगा, यानी B बराबर हो जाएगा म्यू जीरो NI/2R टेस्ला। ठीक है। प्रश्न सातवां, अमीटर एवं वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अपन अमीटर की बातें करेंगे, यहाँ पर वोल्टमीटर की। तो पहला अंतर है अमीटर, इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा मापी जाती है। अमीटर से धारा मापी जाती है और वोल्टमीटर से इसकी सहायता से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर यानी विभवांतर को मापा जाता है। इससे धारा नापी जाती है, इससे विभवांतर नापा जाता है। फिर इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसको परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही तो अमीटर को ऐसे ही जोड़ देंगे, ठीक है। और जब वोल्ट मीटर को जोड़ना होगा तो जैसे यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है तो वोल्ट मीटर को अपन ऐसे जोड़ेंगे, यानी वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे वोल्ट मीटर को, और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट,
अमीटर इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में शंट यानी कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। और जब वोल्टमीटर बनाते तो इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि अमीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए और वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, वैसे 2 नंबर में आप अगर 2 अंतर ही लिखेंगे तो पर्याप्त होगा, लेकिन क्या होता है ना, भूलने की आदत तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों की शुरू से है, तो भूल जाते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा अंतर बता दिए हैं। ठीक है। प्रश्न 8, धारा मापी की कुंडली के बीच नर्म लोहे का क्रोड रखा जाता है, क्यों? तो धारा मापी की जब रचना की जाती है तो नर्म लोहे का क्रोड रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नर्म लोहे की चुंबकनशीलता अधिक होती है, अतः अधिक से अधिक बल रेखाएं गुजरने का उससे प्रयास करती हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है और यह चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय बनाने में भी सहयोग करता है। ठीक है। वैसे त्रिज्यीय बनाने के लिए ही तो नाल चुंबक का भी इस्तेमाल किया जाता है उसमें। तो इस प्रकार ऐसा करने से धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ जाती है। सुग्राह्यता बढ़ जाती है क्योंकि ये सूत्र भी आप लिख सकते हैं, धारा मापी की सुग्राह्यता S बराबर φ/I और फाई का मान होता है NBA। तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान बढ़ जाता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, तो B बढ़ जाने से सुग्राह्यता भी बढ़ जाती है। 9वां प्रश्न, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर धारा की मात्रा को परिभाषित कीजिए। तो विद्यार्थियों, अभी बायो-सेवर्ट का नियम अभी आपने पढ़ा ही है कि बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर μ0/4π आइडियल साइन थीटा बटे r²। SI पद्धति में, इसलिए इसका मात्रक टेस्ला हो गया। इसको अपन दूसरे रूप में अगर μ0/4π का मान रख दें तो इसका मान यहाँ रख देंगे 10⁻⁷। तो इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, यानी dB बराबर 10⁻⁷ आइडियल साइन थीटा बटे r² टेस्ला। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाएं। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? देखिए, धारा का मात्रा ज्ञात करना है, यानी हमारा प्रयास रहेगा कि केवल यहाँ पर I भर बचे, बाकी सब पद कट जाएं या एक हो जाएं। ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं R बराबर 1। यदि R बराबर 1 रख दें और DL बराबर, ये जो है अल्पांश की लंबाई, DL बराबर भी 1 मीटर कर दें। R बराबर भी 1 मीटर और DL बराबर भी 1 मीटर। और जो साइन थीटा है, यहाँ ऐसा एडजस्ट करें कि साइन थीटा का मान भी 1 हो जाए। तो साइन थीटा का मान 1 कब हो सकता है? जब यहाँ पर थीटा बराबर 90 अंश होगा, तो साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा। और अब हमको चूँकि dB इसको ये काटना भी है ना यहाँ पर, तो यहाँ dB का मान कितना होना चाहिए? dB का मान होना चाहिए 10⁻⁷ टेस्ला हो। तो जब ऐसा होगा तो देखो 10⁻⁷ से 10⁻⁷ से 10⁻⁷ ये कट जाएगा। DL का मान 1 हो गया, साइन थीटा का मान 1 हो गया, r² का मान 1 हो गया। तो यहाँ I बराबर 1 हो जाएगा ना, तो I बराबर 1 एम्पियर हो गया। तो 1 एम्पियर की अब परिभाषा निकल आएगी। इस प्रकार 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर, यानी ये जो त्रिज्या लेना है अपन को लूप की, तो त्रिज्या कितनी लें? लूप की त्रिज्या 1 मीटर लें। ठीक है। तथा जो अल्पांश लेना है ये DL, वो ये अल्पांश लिए, यानी ये चाप बोल सकते हैं अपन ये। तो चाप कितना लेना पड़ेगा? DL 1 मीटर है ना। तो तथा 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करें तो केंद्र पर यहाँ पर तीव्रता उत्पन्न होगी। तो केंद्र पर कितनी तीव्रता उत्पन्न हो? dB का मान अपन ने कितना भरा? dB का मान भरा 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में I का मान क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। तो फिर से मैं परिभाषा पढ़े दे रहा हूँ कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या तथा 1 मीटर लंबाई के ये चाप, 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करें तो केंद्र पर कितनी तीव्रता उत्पन्न कर दे? 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। तो ये बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर आपने धारा की मात्रा एम्पियर की परिभाषा दे दी। तो विद्यार्थियों, इन्हें आप नोट कर लीजिए और इस प्रश्न में ये चित्र बनाना आवश्यक है, चित्र भी बना दीजिएगा। 10वां प्रश्न, धारावाही वृत्ताकार
लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र एवं SI मात्रक लिखिए। विद्यार्थी, धारावाही लूप एक छोटे दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ठीक है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण M बराबर IA होता है। ये इसका हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। और जहाँ I प्रवाहित धारा है और A लूप का प्रभावी क्षेत्रफल है। यहाँ पर इसका SI मात्रक भी लिखना है। तो M का SI मात्रक, तो M बराबर क्या है, ये देखिए I और A यानी क्षेत्रफल। तो I का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका SI मात्रक हो गया, M का SI मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक हो गया एम्पियर गुणित मीटर स्क्वायर। रही बात, अगर आप चाहें तो इसका विमीय सूत्र भी यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर एम्पियर मूल राशि है और दूरी को अपन प्रतीकात्मक रूप में L से दर्शाते हैं। तो विमीय सूत्र M तो यहाँ आएगा नहीं, तो M 0 हो जाएगा। L 2 बार है तो मीटर 2 बार है ना, तो L स्क्वायर लिखेंगे। T की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो T 0 एम्पियर यानी A, ठीक है। तो इसका ये विमीय सूत्र हो गया। यद्यपि विमीय सूत्र पूछा नहीं था, हमने एक्स्ट्रा बता दिए। इसका मात्रक पूछा गया था और चुंबकीय आघूर्ण का केवल ये सूत्र पूछा गया था, ठीक है। लेकिन अपन पूरा ऐसे विधिवत लिखेंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। प्रश्न 11वां, शंट क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो शंट आप जानते हैं, शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारामापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इसका उपयोग पहला, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, दूसरा, धारामापी की सुरक्षा के लिए, और तीसरा, अमीटर के परास को बनाने के लिए। आप ये परिभाषा और 2 उपयोग भी लिखेंगे तो पर्याप्त होगा, हमने एक एक्स्ट्रा बता दिया है। प्रश्न 12वां, चुंबकीय बल रेखाओं अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं यानी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिसमें एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है। इसे आप चित्र के द्वारा कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ये चुंबक हो गया, दंड चुंबक हो गया, और यहाँ पर ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया और यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, N ध्रुव S ध्रुव। तो ये N से शुरू होंगी और जाएंगी S की ओर, चुंबक के बाहर जाएंगे, और चुंबक के अंदर की बात करें तो ये अंदर S से N की ओर आएंगी। तो ये जो जा रही है काल्पनिक निष्कोण वक्र, ये चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ये देखिए पूरा बंद वक्र बनाती हैं। तो इसके गुण, पहला गुण, ये एक बंद वक्र बनाती हैं, पूरा बंद वक्र बनाती हैं। ऐसे भी बना सकते हो आप, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यानी कि अगर 2 बल रेखाएं हैं, एक बल रेखा ये है तो दूसरी अगर ये जा रही है तो ये बिल्कुल ऐसी जाएगी कि एक दूसरे को काटे ना कहीं, यानी कि ऐसी स्थिति कहीं भी ना आए काटने की, कि एक रेखा ये जा रही दूसरी ऐसी जा रही, काटेंगे नहीं एक दूसरे को, ठीक है। फिर ये लंबाई के अनुदिश से कुड़ने का प्रयास करती हैं। आप कुछ इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ये रबर है तो ये अपन ने खींच करके रखा है, तो ये क्या हो रही है, ये रबर क्या कर रही है, इसको, ये दोनों पेन को पास में लाने का प्रयास कर रही है, खींच के ये पास में लाने का प्रयास कर रही है, यानी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, ठीक है। मतलब ये लंबाई है तो लंबाई के अनुदिश ये पास, मतलब ये और पास में आने का प्रयास करती है, और लंबाई के लंबवत मतलब ऐसी दिशा में ये फैलने का प्रयास करती है, यानी ये बल रेखा एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, ये चुंबक के बाहर N से S की ओर, ये देखिए चुंबक के बाहर N से S की ओर और चुंबक के अंदर S से N की ओर होती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हो गए। इस प्रकार यूनिट 3 अध्याय 4 में जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने शॉर्ट रूप में हल करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए हैं। अब अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचा देंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको कंटिन्यू सबसे आगे मिलते रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी रही आज की कक्षा? हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज की कक्षा में बताए हुए सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से सीख लिया है, नोट भी कर लिया है। विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक,
अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा विद्यार्थियों, जिससे सभी का भला हो। हम भी यही चाहते हैं और आप भी यही चाहते होंगे। और इसी तरीके के और भी वीडियो को कंटिन्यू पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।